अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द फिजिक्स एमडी कैट नम्स का सेशन हमारा चल रहा है। हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया है। फॉर द प्रीवियस lecture, for the previous session, I am literally apologizing for the last session जिसमें कुछ issues की वजह से बहुत सारे बच्चों को परेशानी का तकलीफ का सामना करना पड़ा। How are you sir? Alhamdulillah, I am fine, I am doing great. तैयबा ए सर वालेकुम अस्सलाम, अनीबा ए सर वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे बच्चे जो है ना सारे साथ साथ जो है दे आर गेटिंग ऑनलाइन। यकीन करें जितना आप बच्चों ने मुझे तेज स्पीड का ताना दे छोड़ा ना, इतना ताना तो मेरी अम्मी ने मुझे मोटेपन का नहीं दिया। तो आई विल ट्राई टू कीप माई पेस लिटिल बिट स्लोअर इन दिस क्लास। आपको मेरे बोलने से अंदाजा शायद हो ही जाए कि मैं इस क्लास में अपनी पेस को स्लो रखूँगा। तो फिर देखते हैं कि आप लोगों को चीज़ें किस हद तक किस लेवल तक समझ में आती हैं। आयशा मुजाहिद बेटा, इफ़ यू आर ऑनलाइन देन जस्ट थ्रो अ कमेंट हेयर, यहाँ पे कमेंट कीजिए। सर एमसीक्यूज बता दें। जी बेटा, आप ना ये देखें मैं अपना मोबाइल के ऊपर वही टेस्ट आपका खोल के बैठा हूँ, वही एमसीक्यूज अभी आपके साथ शेयर या डिस्कस करूँगा। रज़िया वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू बेटा रज़िया। फातिमा बेटा ए हुए वालेकुम अस्सलाम। ले जी एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अपने कल वाले एमसीक्यूज का रिजल्ट अपने सामने रख लें तो अच्छी बात है, आपको ज़रा देखने में या समझने में मदद मिल जाएगी कि मैं क्या पढ़ने लगा हूँ। अगर नहीं सामने रखेंगे देन तब भी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। रख लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहला सवाल था परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर हमने बहुत दफ़ा डिस्कशन भी कर ली है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिस्कशन भी बहुत दफ़ा होगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी बहुत दफ़ा कर लिए। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो इसके रूल्स थे मैं वो भी आपको समझा चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना। तैयबा वॉइस आई गेस क्लियर है बेटा। तैयबा बच्चे, इफ देयर इज अ वॉइस इशू देन यू मे बी रिफ्रेश योर पेज। इफ स्टिल वॉइस इशू रिमेन्स परसिस्टेंट तो फिर अगर आप फिर दोबारा बता दें मुझे अगर वॉइस इशू रहता है तो। आई गेस नहीं होगा, अगर आप पेज रिफ्रेश कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल होगा। सो इस सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल कुछ इस तरह था कि ए एक क्वांटिटी है, उस ए क्वांटिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दैट इज 5% और बी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है। व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन एक्स? एक्स में अनसर्टेनिटी क्या होगी अगर एक्स ए क्यू बी -7 है? तो देखो यार, इस इंतहाई सिंपल सवाल है। अपने हिसाब पे कंट्रोल करके अपने अपने आप को रिलैक्स रख के मैं मोमिना बच्चे एमसीक्यू 1 कह रहा है, मैं सारी करवाऊंगा डिस्कस, सारे ही बच्चों को सारे ही एमसीक्यू क्लियर होने चाहिए। अपने हिसाब पे इंतहाई कंट्रोल करके व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल। ए की भी पावर है, इस बी की भी पावर है, तो तुम्हें पहले करना क्या है यार, तुम्हें पहले पावर रूल अप्लाई करना है। जब पावर रूल लगाओगे तो ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी? देखो ए की आ जाएगी ए की पावर 3, अनसर्टेनिटी 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल गेट 15%। इसी तरह बी की अनसर्टेनिटी 2% है, तो टोटल कितनी आएंगी बाय अप्लाइंग पावर रूल? -7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 14। फिर कहा था कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर दिया करते हैं। तो ए की है 15, ए की है -14, तो जवाब क्या आ जाएगा? 1%, यानी एक्स में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है। अब होता क्या है, जो मुझे तुम लोगों का समझ में आता, 3 मिनट होते हैं आपके पास टेस्ट में, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ओरिएंटेशन में बताया था कि एंट्री टेस्ट के अंदर सिर्फ आपका आईक्यू चेक नहीं होना। फरा बेटा 1% शाबाश। सिर्फ आईक्यू चेक नहीं होना, इसमें आपका ईक्यू भी चेक होना है। ईक्यू मतलब आपका इमोशनल क्वोशंट, कि आप यहाँ पे अपने आप को लेस टाइम में इमोशनली कैसे टैकल करते हो, अपने हिसाब पे कैसे काबू करते हो, अपने आप को इमोशनली कैसे होल्ड करते हो, प्रिस्ट्रेन करते हो। हाँ, अगर तुम्हारा EQ स्ट्रांग होगा, अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे, अपने उस 3 मिनट के टाइम को अपने हिसाब पे हावी नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्पिरिचुअल क्वोशंट यानी कि तुम अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा रिजल्ट शो करोगे। बहुत सारे बच्चों ने शायद 1-2 MCQ अटेम्प्ट किए थे, वो लेस टाइम की वजह से शायद सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे। 1-2 बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप टाइम बढ़ा दें। याद रखिएगा, जो एक फौजी होता है उसकी ट्रेनिंग बैटल फील्ड से टफ की जाती है, तब वो बैटल फील्ड के मुताबिक अपने आप को परफॉर्म कर सकता है।
अगर आपकी ट्रेनिंग बैटलफील्ड यानी एमडी कैट और नम से टफ नहीं करूंगा तो आप वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप उससे टफ सिचुएशन के आदी हो जाएंगे, आप यूं समझ लीजिए कि इस वक्त एक सोल्जर है जिसका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, आपने जाके जंग में लड़ना है, आपकी असल जंग एमडी कैट और ई कैट है। यहां पे आप गिरेंगे भी, यहां पे आप गिर के उठेंगे भी, जो गिर के हार मान लेंगे ना वो नहीं उठ पाएंगे। जब आप ये अपने दिमाग को बता देंगे कि मैं हार गया, मैं हार गई, तब आप असल में हारेंगे। फेलियर इज नॉट अ फेलियर until you accept it. So if you will accept your failure, you will be failed. 3 मिनट नहीं होता तो मेरे ख्याल 2.5 मिनट होता होगा पर बच्चे, 2.5 मिनट फॉर 5 MCQs, 30 मिनट्स फॉर अ सिंगल MCQ. यू हैव टू, अभी तो यकीन करें मैं आपको टेस्ट में इतने आसान MCQs दे रहा हूं, कभी कंपेयर कीजिए कि जो MCQs मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो मैं आपको टेस्ट में दे रहा हूं, कितना फर्क है उनमें। यानी एक अगर इस लेवल पे आपको करवा रहा हूं तो इस लेवल पे आपको दे रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मुश्किल चीजों की भी आदत डालूंगा, बट यू हैव टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो। जब तुम ये फेथ नहीं रखोगे, परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, टूट जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर कामयाबी नहीं आएगी। कामयाबी एक स्ट्रॉन्ग फेथ वाले बंदे को मिलती है। अच्छा अब्दुल, 5 मिनट होता है, किसी को थोड़ी देर के लिए ज्यादा शो हो जाता है कि उसको कम टाइम के लिए शो होता है। अच्छा अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑप्शन दी थी मैंने, फुटबॉल, अर्थ अराउंड सन, या बोथ या नन। सो देखो यार मेरी बात सुनो, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो पहले तो तुम सोचो कि भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। बताया था रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो है कि जिसके ऊपर लगने वाले टॉर्क्स का सम जीरो। अब ये तो दो काम हो सकते हैं, टॉर्क्स का सम जीरो है, या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे तुम्हें पंखे की एग्जांपल दी थी, या तो रुकी हुई है। तो तुमने जहन में क्या सोचना है, या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या जीरो। फुटबॉल कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि रुका हुआ या मूव कर रहा है। दूसरी एग्जांपल थी अर्थ अराउंड सन, तो तुम्हें पता है अर्थ सन के गिर्द मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, बट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सो अर्थ मूव भी कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो डायनामिक भी है, और क्योंकि उस पे लगने वाले टॉर्क्स का सम जीरो है तो इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सैयदा मुझे 3 मिनट का ही शो होता है। तो ये सैयदा बेटा ट्राई टू सॉल्व इट इन 3 मिनट्स। अलीशा यस यू आर राइट सर। बस देखें जी, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में स्पार्क प्रोड्यूस करना। मैं अगर स्पार्क प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गया आपके अंदर, तो आप में इस कदर पोटेंशियल है कि आप उस स्पार्क को शोलों में, आतिश में खुद ही कन्वर्ट कर देंगे। यानी मैं आतिश वो वाले शोले नहीं कह रहा जो फुफ्फो लगाती हैं घरों में, मेरा मतलब है अपने गोल तक जाने के लिए जो इग्निशन, जो आग चाहिए आपको, वो वाली। अच्छा तीसरा सवाल मुश्किल था, वो मैं एंड पे करवाता हूं। पहले चौथा सवाल डायमेंशन से रिलेटेड है, वो मैंने इस बार फिर डाला हुआ था क्योंकि डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वो भी दे दूं। अनुमान मुझे 1 मिनट का। देखें अनुमान, मैं कोशिश करता हूं कि टेस्ट के खत्म होने तक आपके साथ रहूं, तो कोशिश किया करें कि जैसे ही मैं कौन टेस्ट की तरफ आए अपने पेज को रिफ्रेश करना शुरू कर दें। 1 दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, until and unless you cannot see the test. Shiraz, fire. Yes, fire. Yes, exactly the same fire I need in you. अब अपने ऊपर तेल डाल के आग न लगा देना। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कुछ इस तरह से हमारे पास L इज इक्वल्स टू, अच्छा आज मैं टेस्ट नहीं लूंगा, तो आज क्योंकि मैंने टेस्ट डिस्कशन करनी है और आगे चलना है, AT माइनस J ओवर T माइनस 1। What are the dimensions of A? A की डायमेंशंस बताओ। अगर L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और J जो है दैट इज सिंपल जाउल्स। दैट इज जाउल्स क्या होता है पता कि नहीं पता? न्यूटन, यानी फोर्स को उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। न्यूटन बोले तो MLT माइनस 2 और मीटर साथ मल्टीप्लाई हो गया L, तो बन जाएगा जाउल, J बन जाएगा ML2T माइनस 2। अच्छा यार, अब मैं सारे बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं रिफ्रेश में टाइम निकल जाता, तुम रिफ्रेश कैसे नाक से करते हो, वैसे से माउस पे मार के 1 मिनट लगता है रिफ्रेश होते हुए यार, जाने दे, रिफ्रेश में टाइम निकल जाता है। टाइम है कि क्या जो निकल ही जाता है तुम्हारा।
अब मैं फुल फॉर्म में था, टेस्ट नहीं लेना। क्या बात, शाबाश। एक जिसको कहते हैं ना कि टिपिकल बच्चे वाली बात की है तुमने। अच्छा, अब मेरे साथ साथ रहना सब बच्चों ने। आई नीड एवरीवन टू बी विद मी। हर बच्चे की अटेंशन मुझे अपनी तरफ चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी अहम बात यहाँ पे करने लगा हूँ, एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट सबको देने लगा हूँ। मेरे तमाम वो बच्चे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम डायमेंशन में भी बाकी है, वो मुकम्मल अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर लें, अपनी तवज्जो का मरकज मुझे बना लें। देखो, इस सवाल को तुम कैसे सॉल्व करोगे, मैं बड़ी दफा बता चुका हूं कि जब कोई भी दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दैट मींस दे हैव गॉट सेम डायमेंशंस, अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वो दो क्वांटिटीज तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद जरा आगे चलते हैं। तो भाई AT और जाउल्स दे हैव सेम डायमेंशंस, यानी मैं ये लिख सकता हूं कि A को T से मल्टीप्लाई करूं तो डायमेंशंस आनी चाहिए जाउल्स की, यानी AT को मल्टीप्लाई करूं तो डायमेंशंस आनी चाहिए ml2T-2। अब A फाइंड करना है, T की डायमेंशंस क्या है, टाइम की डायमेंशंस क्या है, कैपिटल T, ml2T-2। ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू ml2, नीचे गया T नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml2T-1। गॉट दैट बच्चों, बात समझ आती है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई सवाल यहां तक? सिंपल सा सवाल हो गया, हल हो गया। तो फिर अगर मैं इससे आगे चलना चाहूं, अगले सवाल की जानिब बढ़ूं, तो देखो मैंने नहीं मिटाया आज, मैंने टाइम दे दिया लिखने के लिए। फिर पांचवा सवाल है फाइंड द टॉर्क। देखो ये सवाल भी मैं तुम्हें करवा चुका था, हालांकि मैंने बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन का सवाल तुम्हारे साथ शेयर किया कि तुम जो नॉलेज सीखा था परसों की क्लास में या उससे एक दिन पहले की क्लास में, उसे अप्लाई कर सको। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे पास जो प्लैंक है दैट इज इन 2 मीटर लेंथ, फिर नॉर्मल से जिस एंगल पे फोर्स लग रही है वो एंगल 45 डिग्री है। पूछ रहा था टॉर्क बताओ क्या होगा। अब यहां पे फिर तुम लोगों की तवज्जो मुकम्मल चाहता हूं। सर T is -3। ओह यस, आई एम सॉरी, देखा कोई बच्चा तो जाग रहा है। अलीशा बच्चे शाबाश। तो मुझे यहां पे फिर तुम लोग की मुकम्मल तवज्जो चाहिए, हर चीज को छोड़ के जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। मैंने कहा था कि हमारी कोशिश होती है कौन सा एंगल मेजर करना जो मोमेंट आर्म के साथ बन रहा हो। दिस एंगल, ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल गिवन हो तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं RF साइन थीटा। मगर हमें ऊपर वाला एंगल यानी नॉर्मल के साथ एंगल दिया गया, इस केस में मैंने कहा था कि हम लगाएंगे RF साइन 90 माइनस थीटा। ये MCQ तुम्हें मैंने पहले बताया था। तो ये 90 माइनस थीटा के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RF साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉज ऑफ दिस थीटा, विच थीटा, ये वाला, ये जो एंगल दिया हुआ 90 माइनस थीटा को 90 माइनस 5 कर लो, तो 5। अब तुम यहां पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। R कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर टोटल लेंथ है। तो मोमेंट आर्म कितना होगा, मोमेंट आर्म कहते हैं पिवट से फासला, तो ये 1 मीटर होगा। सो R क्या, 1। फोर्स कितनी है, फोर्स गिवन है 2 न्यूटन। सो 2 पुट किया कॉज ऑफ 45। डू यू नो व्हाट इज cos 45? cos 45 इज 1/√2। तो तुम्हारा जवाब है 2/√2। अगर मैं इसे लिखूं तो 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो तुम्हारा जवाब बनता था √2 जस्ट। इतनी सिंपल सी कहानी थी, इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि तुम बगैर सॉल्व किए अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। सो मेरा ख्याल है ये सवाल भी मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं आगे चलूंगा। तैयबा सर T-3, यस तैयबा बेटे आई गॉट इट, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। उम्मीद है कि ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं फिर आगे चलता हूं। तो हम गोना रिमूव इट, मैं इसे रिमूव करने लगा हूं। आपकी तवज्जो ऐसे ही मेरी तरफ होनी चाहिए, चीजों को समझें। थोड़ी सी पेस मैंने कहा था आज बढ़ाऊंगा, मगर मैं आज स्लो लेके चल रहा हूं, क्योंकि देखें सिर्फ सिलेबस कवर करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है चीजें आपके दिमाग में पुट करना, चीजें आपके दिमाग में इंजेक्ट करना।
आपके सामने ड्राइंग ड्रॉ करता हूं, जो वो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया था, बहुत सारे बल्कि मैं 90% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। अगर किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया था तो जरा मुझे बता दे कि किसका सॉल्व हो गया था। ये सेंटर से जो इसका वेट नीचे की तरफ है, इसका प्लैंक का जो अपना वजन है दैट इज 5 न्यूटन। कितना वजन है जी इसका अपना इसका 5 न्यूटन का वेट है। फिर लेफ्ट साइड पे एक और फोर्स नीचे लग रही है। हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग? 2 न्यूटन की एक और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। इस 2 न्यूटन की फोर्स का एक एंड से फासला कितना है? 1.5 मीटर। सिर्फ अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा। और राइट साइड पे एक और फोर्स एक कोने से नीचे की तरफ लग रही है, उस फोर्स को WX कह रहा हूं। मुझे नहीं पता वो फोर्स कितनी है, मगर उसका सेंटर से जो फासला है दैट इज 1.5 मीटर। अगर तो ये बैलेंस हो गया है तो WX बताओ क्या होगी? सर लास्ट स्टेप विच अच्छा, इसका लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। अलीशा बच्चे किसका लास्ट स्टेप बेटा? अगर कुछ स्टिल प्रॉब्लम पिछले न्यूमेरिकल में है तो नो प्रॉब्लम बेटी, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। अलीशा आपके लिए मैं भी करवा देता हूं। मैंने किया था RF cos ऑफ फाई, R पूरे का हाफ लेंथ यानी 1, F 2 थी cos ऑफ 45, सो ये आ गया 2 इंटू कॉस 45 कितना हुआ? √2, ओह 1 ओवर √2, राइट? तो ये 2 ओवर √2 हो गया। सो 2 को क्या ये लिखा जा सकता है? √2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और नीचे √2 वैसे लिखा हुआ है। तो एक √2 से कैंसिल होके √2 जवाब आ जाएगा। ठीक है अलीशा, गॉट इट बेटी? मेरा ख्याल है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जो मैं लिखा रहने देता हूं अलीशा, आपको ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा। बाकी बच्चों के लिए दोबारा वापस आता हूं। अलीशा बच्चे ये बात में देख लीजिएगा, अभी इस क्वेश्चन को साथ साथ समझ लें। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जो मैं भी करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को साथ साथ समझ लें ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा देखिएगा, अगर तो ये बैलेंस है तो इस पे लगने वाले 2 टॉर्क्स, 2 लग रहे हैं ना, 2 फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल होंगे। एक WX की वजह से टॉर्क लग रहा है, एक 2 न्यूटन की वजह से टॉर्क लग रहा है। दे मस्ट बी इक्वल, इन्हें बराबर होना चाहिए। तो अगर ये सारा प्लैंक 4 मीटर का, इस सारे प्लैंक की जो लंबाई है 4 मीटर है, तो भाई हाफ से इस तरफ भी 2 मीटर होगा और हाफ से उस तरफ भी टोटल 2 मीटर होगा, ऐसे ही है। अब देखो, अगर आप ये वाला कौन सा टॉर्क है? 2 न्यूटन वाला, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर तो आपसे कहूं भाई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पहले कैलकुलेट करो, तो आप जानते हो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। ये वाला फासला 1.5 है, तो अंदर वाला फासला क्या होगा? 2 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 0.5 आ गया। सिंपल बात समझ में आती है बच्चों? तो ये हो गया टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। कितनी थी फोर्स? मैंने भी लिखी 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 1 न्यूटन मीटर। इसी तरह क्लॉकवाइज टॉर्क, ये फासला ऑलरेडी गिवन है W इंटू 1.5, इसमें तो मैं फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों को आपस में इक्वल रख लो। 1 इज इक्वल टू W इंटू 1.5, 1 ओवर 1.5। अगर गौर करो 1.5 क्या होता है? 3/2। इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 2/3। इतनी सिंपल कैलकुलेशन, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मुझे अपने ईमान से तुम सब बच्चों ने बताना है, क्या जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे वो इससे मुश्किल थे या इससे आसान थे? तो दीज आर प्रिटी इजी क्वेश्चंस। व्हाट यू जस्ट नीड, डोंट गेट पैनिक, नेवर गेट पैनिक। अपने आप को परेशान मत करें, पैनिक मत करें। चीजें सिंपल हैं अगर आप सिंपल समझेंगे। अगर आप चीज को सिंपल समझेंगे ही नहीं तो यकीन कीजिए 2+2 भी आप जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इफ यू विल ट्राई टू कन्विंस योर माइंड कि यार चीज आसान, अगर आप अपने दिमाग को राजी करने की कोशिश करेंगे तो चीज वाकई ही आसान होगी। ना जस्ट आंसर में क्या रही, इजी था क्वेश्चन की मुश्किल था। अब मैं चलता हूं कुछ अगले
नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो आज के चैप्टर से बिलोंग करते हैं। गॉट इट इजी। चलें, शुक्र है आपने इस चीज को तस्लीम किया कि द क्वेश्चन वाज प्रीटी मच इजी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी। चीजें मेरे साथ ही लेके चलते रहिएगा, चीजें आपको इंशाल्लाह आगे भी आसान ही मिलेंगी इफ यू विल पुट योर फोकस। चलो यार, अब आगे चलता हूँ। चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहा था, उसी बात को आगे लेके चलता हूँ, उसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। क्या ख्याल है, एक्सेलरेशन तक बात कर, वेलोसिटी तक बात कर ली थी, एक्सेलरेशन में भी थोड़ी बहुत बातें हो गई थी, रिलेटिव वेलोसिटी। जरा मुझे याद करवाइएगा, वेयर वर वी प्रीवियसली, हमारी डिस्कशन कहां तक चल रही थी, जरा मुझे एक दफा हल्का सा याद करवाइएगा। एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर भी मेरे ख्याल में मैंने बात कर ली थी, क्या ख्याल है, जरा मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल है मैंने बात एक्सेलरेशन तक कर ली थी, सो अभी मैं बात को आगे लेके बढ़ूंगा। वेलोसिटी ग्राफ तक की थी, यस फरा बच्चा, मेरा भी एक्सेलरेशन तक मैंने कर ली थी, एक्सेलरेशन तक मैंने बात कर ली थी। आपको एक न्यूमेरिकल भी एंड पे करवा दिया था, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने वाला करवाया था ना, जरा बताना मुझे। रिलेशन बिटवीन v एंड a। आज हमने a और v के रिश्ते से पर्दाफाश करना है। मेरा मतलब है कि इसके जो मुख्तलिफ नहीं बेटा, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ज्यादातर फॉल्स को टिक किया होता है, फॉल्स को टिक नहीं किया होता, वो मे भी अब गलती में कहीं गलत क्लिक कर दें, क्योंकि मैं ऑप्शन जो है वो लगा के साथ भेजता हूं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन v एंड a, अब जरा आप गौर से सुनिएगा। पहली बात, लेट्स से कि हम फाइंड करते हैं कि भाई लेट्स से व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर गोइंग टू बी पैरेलल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब पैरेलल होंगी। ये बातें आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए एक दफा रिवाइज करवा रहा हूं। मान लीजिए कि ये जो गाड़ी है मर्सिडीज वालों की, दैट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ जा रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दे आर पैरेलल। सो कब पैरेलल होंगे, बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो पैरेलल होंगे। अब अगर पूछ लूं कि भाई एंटी पैरेलल कब होंगे, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कब होंगे, तो देखो अब ये गाड़ी जा तो आगे रही है, इट मूव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, मगर अचानक ब्रेक अप्लाई कर दी गई तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो गई। अब वेलोसिटी आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देयर एंटी पैरेलल। कब, इन डिक्रीजिंग वेलोसिटी में। अभी सिर्फ चीजें सुनते जानी है साथ साथ मेरे। सर डू नॉट यूज रेड पॉइंटर प्लीज, नजर नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, नहीं करता यूज। अच्छा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी जो है व्हाट इज, दूसरी बात बेटा, वन मोर थिंग, टर्न योर रेजोल्यूशन अप टू 720p। 720 में p में देखेंगे तो जरा आपके लिए आसानी होगी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, यानी 2 MB तक अगर आपकी स्पीड आती है, तो अगर आप इसे 720p पे कर लेंगे तो यकीन करें से मलाई मक्खन की तरह मुलायम सा लेक्चर चलेगा। अच्छा, ये एंटी पैरेलल की बात भी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परपेंडिकुलर। बाय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर कब होगी। सर्कल तो नजर आएगा ना बनाया हुआ, सर्कल तो आएगा नजर। सपोज कर लीजिए कि 14 अगस्त पे आप अपनी मोटरसाइकिल को एक टायर पे ऐसे करके कहीं घुमा रहे हैं, ऐसे करके घुमा रहे हैं, लाइक सर्कल में घुमा रहे हैं। ये सोचिए कि आपकी वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर हिट हो जाएगी, मगर आमतौर पे ऐसी हरकत करने वाले को बेचारे को गालियां ही पड़ती हैं। लेकिन आप क्योंकि बाइक को घुमा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जब आप इस पॉइंट पे थे तो आपकी जो
टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो अलोंग द टेंजेंट है, और जबकि आपकी एक्सेलरेशन अलोंग द सर्कल रेडियस है। तो आप कहेंगे जब आप बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, जबकि इसके बरक्स अगर मैं आगे चलूं, अब अगला केस ये है कि भाई व्हेन वेलोसिटी इज जीरो मगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट हैपेंस, एट हाईएस्ट पॉइंट उस बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो बॉडी रुक जाती है, मगर उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन अभी भी जी होती है। सो इन अपवर्ड मोशन, एन अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ मोशन में व्हाट विल हैपन, मोबाइल पर मैक्सिमम 420 है, ऐसा ही था बेटा? नहीं, 720p तक भी जाएगी सर फोन पर 720। अच्छा है वाकई, मेरा तो ख्याल है कि 720p तक होना चाहिए। मैं कंफर्म करके बताऊंगा 720p मोबाइल पे होती है कि नहीं होती। मेरे ख्याल में मोबाइल की रेजोल्यूशन अगर अच्छी है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो 720p तक जाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप लोग सही कह रहे हैं, मैं कंफर्म कर दूंगा। अगर कोई तरीका हुआ तो मैं आपको कल बता दूंगा, कल की क्लास में। फिर दूसरी कंडीशन, ये तो मैंने आपको बता दिया v0 है। अच्छा, एक और तरीका मेरे जहन में, इसकी एक और एग्जाम्पल मेरे जहन में, जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ ना चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में, तो भाई जरा मुझे बताना सिंपल पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? क्या वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होती? तो ये भी उसी का एक केस हो गया। इसी तरह जब तुम्हारे सामने एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो, तो ये कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो है, इंतहाई सिंपल सी बात, ये मर्सिडीज की गाड़ी जा रही है आगे की तरफ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? इसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। जब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या जीरो नहीं हो जाएगी? सो इट इज द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉन जीरो। इसी तरह अगर दोबारा एग्जांपल दूं तुम्हें उस पेंडुलम को, देखो मैं रेड से लिख नहीं रहा कुछ भी, सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ जी, नमरा बच्चे ने कोई एक अच्छी ऑप्शन बताई, इसको देख लीजिएगा। मोहम्मद साजिद भी कह रहे हैं कि हो जाती है। अच्छा यार बच्चों, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, एक दूसरे के कमेंट्स नहीं पढ़ने से तवज्जो नहीं होगी, समझ में नहीं आएंगे चीजें। अच्छा बाद में नमरा बच्चे, ओके थैंक यू सो मच। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है चीजें, वरना मिस हो जाएंगी। अच्छा, बात करते सिंपल पेंडुलम की। जब सिंपल पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन पे चलता हुआ मेन पोजीशन पे आता है, उस वक्त तुम्हें पता है कि इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है मगर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो ये ऑल द पॉसिबल कंडीशंस थी जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी कि वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में क्या पॉसिबल रिलेशन जितने भी थे वो मैंने कोशिश की कि बच्चों तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है लिख लिया होगा। हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई हुई, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, लिख लेना, नोट करनी है चीजें। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। अगर तो आप में से किसी एक आधे बच्चे की लिखाई अच्छी है तो मुझे अपने नोट्स जरूर दिखाइएगा, इनबॉक्स में भेज के, मैसेंजर में भेज के, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कैसे नोट्स बना रहे हैं। इफ समवन he or she has good writing, good handwriting, so please do send me your notes। अपने नोट्स मुझे जरूर सेंड करें और अपनी शाबाश वसूल करें। अच्छा, अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की। बस ग्राफ्स लिखा मैंने, देखो मैं रेड से बिल्कुल ज्यादा नहीं लिख रहा। ग्राफ्स के ऊपर चंद एक बातें करनी है। पहली बात करते हैं स्लोप्स के बारे में कि किस ग्राफ की स्लोप हमें क्या कहती है। तुम लोग बायो वाले बच्चे हो तो पहले तो मैं बता दूं स्लोप होती क्या है, व्हाट इज मेंट बाय स्लोप। स्लोप कुछ इस तरह से समझ लो, अगर ये ग्राफ है, बस ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, रेड समझ लो कि ये ग्राफ है एंड दिस इज द कर्व, एक स्ट्रेट लाइन है, तो व्हाट इज मेंट बाय इट्स स्लोप। स्लोप क्या होगी? ये एंगल थीटा से किसी भी ग्राफ की स्लोप का पता चलता है। कौन सा थीटा? टैन थीटा। अब बचपन में टैन थीटा पढ़ा हुआ ना क्या होता है? टैन थीटा बोले तो स्लोप, लेकिन टैन थीटा होता क्या है?
परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सेस ओवर एक्स एक्सेस। सो स्लोप ये होती है, ये जहन में रख लेना स्लोप होती क्या। अब मैं तुम्हें ग्राफ्स बताता जाऊंगा और उनकी स्लोप्स बताता जाऊंगा, लिख लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात एमसीक्यू इस तरह आता है। मैं तुम्हें एमसीक्यू की एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ। एमसीक्यू इस तरह से आता है बच्चों, स्पीड तेज तो नहीं है यार, समझ में आ रही है? सर सेंड होने में साल लग जाता नोट्स की फोटो, सही बात बच्चे। अच्छा मैंने एक पेपर की पिक्चर, मेरा मतलब सर चले नो प्रॉब्लम, अगर इशू है तो ना भेजिएगा। खैर मेरी स्पीड आई गेस स्लो है, तो जरा गौर से सुनना। एक सवाल करवाता हूं, द स्लोप ऑफ, है लोप लिख दिया, द स्लोप, मजा नहीं आया, द स्लोप ऑफ एनर्जी एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की स्लोप क्या होती है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? अब तुम लोगों के लिए ये एनर्जी, यार हसन रजा क्या कर रहे हो तुम भी, चलाते ही हो गए हो। अब तुम लोगों के लिए ये सवाल मुकम्मल तौर पे नया है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे क्रैक करोगे, जब तुमने एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का नाम पूरी एफएससी में कहीं नहीं सुना हुआ। ऐसे सवाल को तुम कैसे क्रैक करोगे बच्चों, कैसे समझोगे? ऐसे अब फिजिक्स वाले भी है, ठीक है जी, यू नो द स्लोप। तो ऐसे ग्राफ को तुम कैसे समझोगे? ऐसे ग्राफ को समझने के लिए तुम्हें मेरी अब की चंद बातें गौर से सुननी पड़ेंगी। अगर आपके पास, यहां पे लिखूंगा तो नजर आएगा, आएगा ना यार, प्लीज ऐसा मत कहना नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहां पे लिख दे तू। अगर आपके पास ग्राफ है डी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। इसी तरह अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी स्लोप एक्सेलरेशन होती है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्या बात है, तो इसकी स्लोप जर्क होती है। इसलिए जर्क पूरा नाम लिखा मैंने, ठीक है। कितने ग्राफ हो गए? 3 ग्राफ हो गए। अभी बस देखते चले जाना यहां तक, बाकी उसके बाद आगे लिख दूंगा। चौथा है जी एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ईडी ग्राफ, इसकी स्लोप फोर्स होती है। अगर किसी मेरे बच्चे को नहीं पता कि ईडी ग्राफ की स्लोप फोर्स कैसे होती है, तो मान लो ई लिया मैंने दिस अलोंग वाई एक्सेस, डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने अलोंग एक्स एक्सेस, तो इसकी स्लोप क्या बनेगी? सोप नहीं, सोल्प नहीं, स्लोप क्या बनेगी? वाई ओवर एक्स। वाई क्या है? ई एनर्जी ओवर डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी वर्क एक ही होता है ना, एफ डॉट डी ओवर डी कट के एफ आ गया। तो तुमने सिर्फ ये याद रखना है कि एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा तो इसकी स्लोप क्या होगी? फोर्स होगी। यस शकीला बेटा, जर्क, जर्क परेशान होगी, नाम नहीं सुना पहले। जर्क क्या होता है? जर्क कहते हैं झटके को। जर्क एग्जांपल दूं, वो जब आपकी अम्मा कहती हैं बेटी जाओ छत पे जाके कपड़े डाल के कपड़े धोए, और फिर कभी कभार गालियां भी पड़ जाती है इस बात के ऊपर कि कपड़े तुमने वो से छांट के नहीं डाले, तो वो जो आप ऐसे कपड़े को ऐसे करके झटका देते हो ना, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, कि आपने 1 सेकंड में कितनी ज्यादा एक्सेलरेशन दी है, वो झटका, वो जर्क कहलाता है। चराज, उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया होगा। कोमल का जवाब आ गया फोर्स, साथ ही शाबाश। 5वां सवाल, ये जान तुम्हारे लिए एक नई क्वांटिटी है तो, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ गया। ये सवाल बड़ा मजे का, मैं बताता हूँ। ये सवाल ई कैट में आया हुआ, ई कैट में ये सवाल पूछा गया। तो अगर ई कैट में पूछा जा सकता है, ये सवाल बन सकता है, तो यकीन करो तुमसे भी पूछा जा सकता है। इस क्वांटिटी का जिक्र किताब में कहीं नहीं है, मगर पेपर में पूछ लिया गया था कि यार बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो बच्चों ने गलत कर दिया था क्योंकि बच्चे फेमिलियर ही नहीं थे इससे। 5वां सवाल, 5वां ग्राफ जो है एनर्जी टाइम ग्राफ, एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी? एनर्जी ऊपर, टाइम नीचे, पावर। ये कौन सी पावर है? ये मैकेनिकल पावर है, ठीक है। इसी तरह अब मैं अगर आगे चलूं इससे, तो वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ बोले तो 6th वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ। यार ये भी जरा तवज्जो के साथ सुनना, वोल्टेज करंट ग्राफ में क्या हो सकता है, झटका ग्राफ में कैसे, झटका ग्राफ में कैसे है, सही था, झटका ग्राफ में कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, वो जर्क है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी एक्सेलरेशन दी गई, वो जर्क कहलाता है। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर बात की जाए, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन। सईदा बच्चे का जवाब दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे
इतने टाइम के लिए क्या एक्सेलरेशन दी गई थी, ये एक्सेलरेशन दी गई थी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे जर्क की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो ये आएगी, वो कैसे आएगी, y ओवर एक्स, यानी स्लोप के जरिए आएगी, स्लोप कैलकुलेट करके आएगी। आप समझ आई? अगर मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, क्या इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, एक्सेलरेशन को टाइम पे डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा कि इस बार झटके की शिद्दत जरा ज्यादा थी क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है। ठीक है, सही था बेटा। जर्क कोई साइंटिस्ट है नहीं भाई, जर्क एक अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, जर्क झटके को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, शिराज बच्चे ने जवाब दिया रेजिस्टेंस। शिराज जरा सवाल गौर से सुनना है, इसका जवाब हमेशा रेजिस्टेंस नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जरा समझते हैं। मैं यहां पे ग्राफ मिटा के इसी में समझाने की कोशिश करता हूं। अब सारे बच्चों की तवज्जो फिर मुझे चाहिए, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे सारे बच्चों की तवज्जो चाहिए फिर से। अब मान लो ये वही ग्राफ है जिसके y एक्सिस पे वोल्टेज ले लिए, x एक्सिस पे करंट ले लिया, तो इसकी स्लोप क्या होगी, तवज्जो क्या मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ, मुकम्मल तौर पे। तो सर आस्किंग हाउ टू शो ऑन ग्राफ, बेटा वो किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से जाहिर कर सकते हैं। मतलब स्लोप हमेशा किसी एक पॉइंट पे जाहिर की जाती है। ये इसी की स्लोप, यानी अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम होता तो स्लोप बताती है कि किसी खास पॉइंट पे किस कदर झटका लगा है, किस कदर झटके की शिद्दत है। अच्छा, मैं वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूं। मान लो अगर y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे करंट है, अब स्लोप क्या होगी, स्लोप है y ओवर एक्स, तो वोल्टेज ओवर करंट v ओवर i क्या होगी, r, रेजिस्टेंस के इक्वल आता है। कौन सा लॉ लगाया मैंने, यहां पे ओहम्स लॉ लगाया। तो याद रखो कि अगर, याद कर रखना है, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, अगर y एक्सिस पे वोल्टेज हो, x एक्सिस पे करंट हो, y एक्सिस पे वोल्टेज हो, x एक्सिस पे करंट हो, तो इसकी स्लोप आती है रेजिस्टेंस। ठीक है, कब y एक्सिस पे वोल्टेज, x एक्सिस पे करंट, तब इसकी स्लोप आएगी रेजिस्टेंस। यानी इसकी स्लोप रेजिस्टेंस भी आ सकती है, और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बदल दूं, यानी अब मैं x एक्सिस पे वोल्टेज कर दूं और y एक्सिस पे करंट कर दूं, इस केस में नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, यहां पे r, यहां पे I बाय V हो जाएगा। I बाय V इज इनवर्स ऑफ R एंड इनवर्स ऑफ R इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, नॉट कंडक्टिविटी। कोमल बेटा कंडक्टिविटी नहीं, 1 बाय R नहीं, कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी जो आप कह रही है ना वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। मैं बात करूं रेजिस्टेंस का इनवर्स, तो वो कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये देखें, ये मैंने खूबसूरत सा डब्बा भी बना दिया आप लोगों की खातिर, वो G कंडक्टेंस कहलाती है। कंडक्टेंस के यूनिट बता देता हूं, कंडक्टेंस आगे जब पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में पहुंचूंगा तो तब भी बताता जाऊंगा। कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम होते हैं, कंडक्टेंस के यूनिट्स ओहम इनवर्स भी होते हैं और इसे मोहू भी कहते हैं। अब सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है, सवाल गौर से सुनना, मैं सवाल लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल के समझा दूंगा। सवाल इस तरह से है, इफ वोल्टेज इज टेकन अलोंग x एक्सिस and current is taken along y axis, the unit of the slope of this graph is। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा कि ये क्वांटिटी क्या बनती तो आप इसके यूनिट्स कैसे बताएंगे। अब आपको पता चल गया, अगर x एक्सिस पे वोल्टेज है, y एक्सिस पे करंट है, तो क्वांटिटी ने बनना है कंडक्टेंस G, उसके यूनिट्स मोहो या ओहम इनवर्स बनते हैं। ठीक है जी, शाबाश साइमन, शाबाश बेटा, अब तैयबा बेटा शाबाश, साइमन भी यूनिट है, मैं तैयबा आपको साइमन कह दिया था। तो एक तो G, दूसरा एक तो R, दूसरा G, दोनों इसकी स्लोप्स मौजूद हैं, पॉसिबल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं सातवें ग्राफ की जानिब। सातवां ग्राफ है PT ग्राफ। PT ग्राफ, अच्छा P के ऊपर अगर वेक्टर साइन डालू ना, तो P के ऊपर वेक्टर साइन का मतलब होता है मोमेंटम की बात कर रहा हूं। मोमेंटम टाइम ग्राफ आपके पास फोर्स, इसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है। और एक ग्राफ और रह गया बस आखिरी,
वो छोटे होते बचपन में पढ़ा था फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम का ग्राफ, इसकी स्लोप आ जाएगी मेरे पास ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अगर ये बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे है तो मैं ये बता देता हूं ये कैसे है। वो छोटे होते पढ़ा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो अगर फाई वाई एक्सिस पे लिया जाए, डेल्टा टी टाइम एक्स एक्सिस पे लिया जाए, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। तो ये 7 ग्राफ अपने पास कहीं लिख लो, ये 7 ग्राफ तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ गया। तो आगे चलता हूं मैं, इसके बाद एक बड़ा अहम सवाल, 2-3 सवाल बड़े अहम है, मैं 10 मिनट हम। अब आजकल का जो लेक्चर है ना वो इमेंस इंपॉर्टेंस का है। इमेंस इंपॉर्टेंस बोले तो शदीद इंपॉर्टेंस का है, बड़ी गौर से सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। चलो फिर मैं आगे बढ़ूं आज। उम्मीद है कि तुमने लिख लिया होगा। मैं मिटा रहा हूं। जैसे मैंने अभी चंद ग्राफ्स की आपके साथ शेयर की हैं, वैसे ही चंद ग्राफ्स की और प्रॉपर्टीज यानी एरियाज भी आपके साथ शेयर करूंगा। मीर कामरान ये दिस इज द फर्स्ट कमेंट में भी है, क्या ख्याल है मीर कामरान? बख्तावर बेटी, यस आपका भी शायद पहला ही कमेंट है। बाकी बच्चों ने आज बहुत कमेंट मारे यार, उन लोग कमेंट्स नहीं करते, मेरा दिल टूट जाता। अच्छा, so let's talk about areas of the different graphs। तो मैं सीधा सीधा लिखवाना शुरू करता हूं। पहला ग्राफ लेट से तुम्हारे पास है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम जानते हो कि इसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है या डिस्टेंस बताता है। दूसरा ग्राफ लेट से हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ है, तो ये इंपल्स बताता है। इसी तरह अगर तुम्हारे पास तीसरा ग्राफ यानी वोल्ट है, वही वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, जिसकी स्लोप तुमने कहा था रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस है। अगर अब उसका एरिया पूछा जाए तो उसका एरिया पावर है। ये कौन सी पावर है? ये इलेक्ट्रिकल पावर है, क्योंकि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रही है। ये इलेक्ट्रिकल पावर की बात चल रही है यहाँ पे। इसी तरह अगर तुमसे बात करूं मैं फोर्स और वेलोसिटी ग्राफ की, तो फोर्स वेलोसिटी का ग्राफ भी तुम्हें पावर देता है। ये पावर कौन सी है? ये मैकेनिकल पावर है। ठीक है, तो तुम्हें फर्क समझ में आ गया मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर का। तो ये तुम्हारे एरियाज हो गए ग्राफ्स के, इनको भी कहीं लिख लो, अपने पास नोट कर लो। अब मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूं ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। सिर्फ लिखवानी है एक दफा तो आगे, ताकि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए। फिर उसके बाद एक सवाल इक्वेशंस ऑफ मोशन में पूछूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पे तो आगे बेपनाह सवाल आएंगे, लेकिन थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन इस बात से जो मैं भी बताने लगा हूँ। पहली इक्वेशन है जी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी। इसको थोड़ी सी स्पीड से लिख रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन तुम 9 से पढ़ते चले जा रहे हो। तीसरी इक्वेशन है एस के बाद 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऐसे में ये 3 इक्वेशंस तुमने पहले बचपन में याद की नहीं। अब एक सवाल देखो, सवाल कुछ इस तरह से है, which of the following equation can be applied to solve this graph। ग्राफ तुम्हारे सामने ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और मैं 5 मिनट ले लूं मैं, और 5 मिनट के बाद ठीक है ओके। तो देखो मेरे पास ये हो गया
ग्राफ। अब मुझे बताओ कि अच्छा बताओ क्या इक्वेशन तो लिखी नहीं तो बताना क्या। ऑप्शन ए फर्स्ट इक्वेशन लग सकती है, इस पे सेकंड लग सकती है, थर्ड कर लो, सी कर लो, इस पे थर्ड लग सकती है, डी नन कर लो, जाओ याशी करो, डी नन कर लो। क्या ख्याल है इस ग्राफ पे कौन सी इक्वेशन लग सकती है? सर बड़ा लिखें, रेड से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कसम ले लें, ये लें इक्वेशन लिखा था रेड से, ये लें यार, ये लें। अब ठीक है, हुसनैन ने कहा फर्स्ट इक्वेशन लग सकती है इस पे, और कोई बच्चा इस पे कौन सी, इस ग्राफ पे कौन सी इक्वेशन लग सकती है? क्या ख्याल है? फर्स्ट आयशा बच्ची कह रही है सेकंड, और स्नवान भी कह रहे हैं सेकंड। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस मोमिना कह रही है इस ग्राफ पे कोई भी इक्वेशन नहीं लग सकती, नन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब सुनना गौर से, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, इसे कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका समझना। तो सारे बच्चे अब गौर से सुनो, मीर कामरान, फरखंदा, आयशा, सारे बच्चे अब गौर से सुने। लो बाबा नल, बाबा नन, अब वेख के जवाब देते। बाबा ने बड़ी तो तेज है, गौर से सवाल सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ कर्व्ड ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ऐसे ही है। तो याद रख लो, दिमाग के अंदर बात घुसा लो, ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये सारी इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भाई फिर ये फ्री फॉल का ग्राफ नहीं है बेटी, फ्री फॉल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। आयशा बेटा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, फ्री फॉल का ग्राफ नहीं है। तो इस सिचुएशन में फ्री फॉल का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, ये देखिएगा, फ्री फॉल में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करती है, ये फ्री फॉल का ग्राफ आता है। ठीक है आयशा बेटा, ये ग्राफ इस तरह कर्व करके इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो भाई ये तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, अदरवाइज यस फॉर लीनियर मोशन। खैर ये भी लीनियर मोशन ही है मगर ग्राफ लीनियर नहीं है। क्या ख्याल है? गॉट दिस पॉइंट, गॉट माय पॉइंट? तो बच्चों थोड़ी सी बात मजीद आगे लेके चलता हूं। हाँ बस एक सवाल करवाऊंगा और एक सवाल पूछ के अपनी बात को खत्म करूंगा। इसके बाद आपने जाना नहीं है, क्योंकि आज मेरे लेक्चर में टेस्ट नहीं होगा, मगर मेरे लेक्चर में एक सर्वे है। पता नहीं क्या सर्वे करते हैं, रोज पोलियो के कतरे पिए हुए कि नहीं पिए हुए, ये पूछते हैं बच्चों से, पता नहीं। सो एक सवाल सुनो जरा। A motorist traveling at 10 meters per second, motorist बोले, if he was traveling at 30 meters per second with same brakes, how much distance is required to stop the bike? Option A 30 meter, option B 90 meter, option C 100 meter, option D none. ब्लर वीडियो, सर मुझे स्ट्रिंग पिला दें। आपको स्ट्रिंग क्यों पिला दूं नुमान? खैर कौन सा एनर्जी का झटका लेना है आपने?
सर जी जरा वीडियो देखिएगा, ब्लास्ट तो नहीं हो रही? बच्चों ने एक ब्लाउर लिखा है यार, यकीन करें इतनी सोहनी वीडियो। सर ये वीडियो चला के मुझे दिखाई जाए, मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ, अल्लाह माज़ के जाए। बंद कर दे, कमेंट्स खोल लें। पोलियो की बात किया आपने, अच्छा हाँ जी शकीला बच्चे मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। शकीला आई गेस वीडियो क्लियर होगी, जरा पेज रिफ्रेश मार ले या आपकी वो रेजोल्यूशन आगे पीछे हो गई होगी। सवाल है, अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट 10 मीटर्स पर सेकंड, एक मोटरसाइकिल सवार, सवाल तवज्जो मेरी तरफ सुनना है गौर से, मेरी जुबान पे मेरे अल्फाज पे तवज्जो करके सुनना है। एक मोटरिस्ट है, मोटर बाइक चलाने वाला 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे जा रहा है और अचानक ब्रेक लगानी शुरू करता है। जब ब्रेक लगाता है तो 10 मीटर का फासला तय करने के बाद रुकता है, यानी कि उसने यहां पे ब्रेक लगानी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता गया। अलीशा बच्चे, अलीशा ने जवाब दिए, देखिए अलीशा ने साथ ही जवाब दिया 30। हम ये समझते हैं कि शायद यार 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है ना, तो 10 मीटर में रुका है, 30 पे शायद 30 पे रुकेगा। गलत अप्रोच है। शराज माशाल्लाह सर जी है, चल झूठा। तो हमारी अप्रोच ये है कि शायद 30 है तो 30 पे रुक जाएगा, ये गलत अप्रोच है। हमने सही तरीका जरा सोचना कि कैसे करना है, इसको आप तवज्जो मेरी तरफ रखनी है बिल्कुल। अच्छी आई एम एडिटर नुमान, फिलहाल अभी तू जरा तवज्जो के साथ सुन ले, फोटो बाद में बना ली, लेकिन अभी तवज्जो के साथ मेरी बात सुन। मेरी बात तेरे खोपड़ी के अंदर जानी चाहिए, खोपड़ी के अंदर मैंने तेरी बात घुसा देनी है, तो समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो हाँ, अब मुझे करना क्या है कि भाई उसने वही ब्रेक्स लगाई जो पहले लगाई थी। अभी जब 30 मीटर पे चल रहा था इसने वही ब्रेक्स लगाई, तो बताओ अब कितनी देर में रुकेगा, कितने फासले के बाद रुकेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है जो मुझे समझाना है। बस एक सवाल खत्म कर लो, फिर उसके बाद वाइंड अप करता हूँ। लेकिन एम्पायर का इशारा आ गया, बस ये सवाल सुन लें फिर उसके बाद खत्म करते हैं। देखो पहले तो तुम निकालो ना कि भाई ब्रेक की विद द सेम ब्रेक, पहले तो तुम ये निकालो कि इस ब्रेक की एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 10, बाद में आ गया किस पे, रेस्ट पे, यानी VF 0 हो गई। तो यहां पे अप्लाई करो, सॉल्यूशन देखो जरा इसका। पहले अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई तो मौजें हो जाएंगी। 10 मीटर आयशा, 10 मीटर आयशा बच्चे, आयशा ये कौन सी आयशा है जी? आयशा अपने पूरा नाम बता दीजिएगा जरा। नुमान ओटे। अच्छा जरा सुनो गौर से, VI क्या है इसकी 10, VF क्या है इसकी 0, डिस्टेंस तुम्हें दे दिया 10 मीटर। तो कौन से इक्वेशन लगाऊं, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, वरना बगैर सोचे दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएंगे। 2S इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। 2A फाइंड करना है, S कितना है 10, तो मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तुम्हारी आसानी के लिए 20A, VF 0 है माइनस VI 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो A क्या आ जाएगा 100 ओवर 20 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई। जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई तो फिर मसला ही कोई नहीं। अब दोबारा थर्ड इक्वेशन लगाओ। अब तुमने फाइंड क्या करना है, S। देखो ना उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस, दोबारा भी तुमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दोबारा लगेगी वही इक्वेशन 2A क्या है, सेम ब्रेक्स है, एक्सेलरेशन रहेगी सेम। ऐसा कैसे बेटा, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, एक्सेलरेशन इज -5, S फाइंड करना है। सो VF क्या है 0, रुक रहेगी दोबारा, और VI क्या है, अब उसने कहा था कि 30 पे चल रहा है, सो 30 का स्क्वायर, सो ये हो गया -10S, 30 का स्क्वायर -900, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 10, 900 से कैंसिल हो गया, S क्या आ गया 90 मीटर। सो ये है सही अप्रोच। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम बगैर सोचे समझे जवाब देते हैं। तैयबा बेटी ने जवाब दिया 90, शाबाश तैयबा बेटा। सो जिन बच्चों का सवाल में आ गया तो बड़ी जबरदस्त बात है। बस मैं लुबाबा बच्चे ने भी जवाब दे दी 90, शाबाश। बस सवाल अगला लिख देता हूं, यह सवाल तुम पर छोड़ जाऊंगा, तुमसे कल पूछूंगा इसका जवाब। अगर सवाल हल हो जाए तो उसका जवाब मुझे भेज देना, मुझे बता देना। अगर सवाल हल ना हो तो परेशान ना होना, इंशाल्लाह कल डिस्कस करवाएंगे। सवाल कुछ इस तरह से है, तुम एक टावर पे खड़े हो, कौन से टावर पे, लेट्स से बुर्ज खलीफा पे खड़े हो, खत्म, बस खत्म सर जी। यहां से तुमने एक स्टोन, एक पत्थर नीचे की तरफ फेंका,
मान लो कि इस बुर्ज खलीफा की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर है। ये पाकिस्तानियों का बुर्ज अल खलीफा है, ठीक है, 40 मीटर। यार ये सवाल बड़ा मजे का सवाल, गौर से सुनना। तुमने कहां से एक टावर से स्टोन नीचे फेंका, बुर्ज खलीफा से स्टोन फेंका, बख्तावर बेटा 90 शाबाश। ये कितनी देर में नीचे ये कितना फासला तय करके नीचे पहुंचा? 40 मीटर का। बड़ी अहम बात, सवाल क्या है वो सुनो। आखिरी 10 मीटर इसने कितने टाइम में तय किए, वो टाइम कैलकुलेट करना है। सवाल तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया डायग्रामेटिकली। तो सवाल सुनना दोबारा। सवाल है, तुमने एक स्टोन फेंका किस हाइट से? 40 मीटर की हाइट से। ज़ाहिर है कि नीचे गिरते हुए कुछ टाइम तो लगाएगा। मैं सारे सफर का टाइम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि आखिरी 10 मीटर का फासला कितनी देर में तय किया। मजे का सवाल। ये सवाल तुमने, इसका जवाब मुझे कल देना है इंशाल्लाह। यहां से अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। आई हैव प्लान्ड कि मैं आज का लेक्चर जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन तक लेके जाऊंगा। इसमें मैंने मोमेंटम पे, काइनेटिक एनर्जी पे बात करनी थी भी, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन इटसेल्फ एक लॉन्ग टॉपिक है, उस पर बात करनी थी। लेकिन मैं आज अपनी बात को यहीं भी वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पेज को थोड़ा स्लो किया, क्योंकि मकसद सिर्फ सिलेबस को कवर करवाना नहीं है, मकसद मेरा है आप तक अपनी बात को पहुंचाना। हर बच्चा मेरी बात को पिक करे, ये एक मकसद है। मैं फिजिकल क्लास में इससे ज़्यादा स्पीड से कवर करवाता हूँ, अगर आपको आइडिया हो। फिजिकल क्लास में से बहुत तेज स्पीड से कवर करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी हमारी ई क्लास है, ई क्लास रूम में, तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो है। भागना नहीं है, अभी एक सर्वे है उसको सॉल्व करके जाएं। लें जी सर जी, सर्वे स्टार्ट कर दें इनका। ये सर्वे देख के, सॉल्व करके, आंसर दे के फिर उसके बाद जाइएगा। सवाल पढ़ दूं। What aspects of physics you want to make improve? सवाल जी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कौन सी चीज आप आए बेहतर करना चाहते हैं। मेथोडोलॉजी, तरीका, कंटेंट, मटेरियल, टेस्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, या कोई टेक्निकल इशू है जिससे आप इंप्रूव करना चाहते हैं, या नो नीड टू इंप्रूव एनीथिंग, अगर आप यहाँ कोई चीज इंप्रूव नहीं करना चाहते। सर जी अगला सवाल आएगा किसी तरह? बस नहीं जी, मैं एक ही सवाल पढ़ के सुना दिया आपको, बाकी आप खुद ही पढ़िएगा और खुद ही सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।